बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जब गैदरिंग हो जाएगी तो ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन उस सर्टन वाक़े से मुतल्लिक डिफ़ाइन किए जाएं। सब लोगों को ब्रीफ़ किया जाए कि इस सिचुएशन में हमारा इदारा या हमारे इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं, पॉलिसीज़ ये हैं, और उसमें से मोस्टली लोगों को पता भी होगा यकीनन, और उसको वो उससे इत्तेफाक भी करेंगे। उसके बाद जो उसका वो क्रिमिनल एक जो उसका बिहेवियर था उसको जो है क्लियरली बताने की ज़रूरत है, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि ये करना नहीं चाहिए था। इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कहते हैं, और उसमें जो है ना बिल्कुल एक स्ट्रेट प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करना चाहिए था। तो वो जो है उससे हट के तो ये चीज़ जो है ना की गई है, और वो उसमें वो मेरा ख्याल है कि मोस्टली लोग ये भी ख़ुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बदनीति पे ये डिपेंड करता है या गलती, वो नतीजा निकाला जा सकता है कि क्लियर, और उसकी जो है ना बैकग्राउंड को देखते हुए उसकी जॉब के जो भी चल रहा है सिलसिला, उसमें जो है ना कितना अरसा हो गया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बताएं, और उसके बाद जो है मतलब मैं अगर करूँ तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियरली बता के उसके बाद आप उसको एवेलुएट करें जो उसने गलती की है या जो उसने वाक़या उसका जो भी मुजरिमाना वो है, वो करने के बाद जो है फिर जो लोग बाकी होंगे उनसे उनकी जो है वो हमदर्दी हासिल की जा सकती है, और उसमें जो है ना क्लियरली वो बाद में इस पर भी वो नहीं करेंगे कि आज़म को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आज़म को बज़मी साहब ने नॉमिनेट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नीचे आई थिंक कि जब आप स्टाफ को इस किसी रेजिग्नेशन या किसी को आपने एम्प्लॉय को ऐसी कोई उसने गलती की है, तो आई थिंक पहले जैसे ज़ाहिद साहब भी बता रहे थे कि आपने थोड़ा सा माहौल क्रिएट करना होता है, ज़हनी तौर पे अपने स्टाफ को जो आप बताने जा रहे हैं उसकी तरफ लेके जाना होता है, और आपने इसमें बड़ी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल की भी ज़रूरत होती है कि आपने दलाइल के साथ ये भी साबित करना होता है कि ये जो फ़ैसला हुआ है इसमें इदारे का ही सिर्फ फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का भी फ़ायदा है कि वो जो काम कर रहा था वो गलत था, वो इदारे को भी लॉस दे रहा था, और बेसिकली अभी नहीं तो कभी आने वाले वक्त में आप पे भी असरअंदाज हो के आपकी हैबिट को भी बुरा कर सकता है, और वो आपके कैरियर के लिए भी वो नुकसानदेह था। तो ये अगर आप उनको डिफ़ाइन कर देंगे, उनके जहनों में इंजेक्ट कर देंगे, तो आई थिंक यही कामयाबी हो। थैंक यू। उमर साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँ। अस्सलाम वालेकुम। जब एक बंदा गिल्टी साबित हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब उसको फायर कर दिया जाता है, उसके बाद मेरे ख्याल में इसी तरह की एक मीटिंग होनी चाहिए, उसमें ब्रीफिंग देनी चाहिए कि इस बंदे ने ये ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से इसको फायर कर दिया गया, और जो यहाँ के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं या जो सुपरवाइजर लेवल हैं, फिर वो अपने फर्दर सेक्शंस में जाके ये चीज़ बताएं सब लोगों को कि इस लड़के ने ऐसा ये काम किया जिससे ये गिल्टी साबित हुआ और ये फायर हुआ। मुबीन साहब, नींद आ रही, मैंने कहा चलो थोड़ी। बिन बुला लेना भी प्रॉब्लम होती है। थैंक यू। प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई है, सॉल्व तो अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम होती है, अगर क्रिएट हो जाए सर पे पड़ जाए तो सॉल्व तो करनी है तो वो मैं करने लगा हूँ। अच्छा, इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था, ये इसका कोई 2+2 4 आंसर नहीं होता है, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। ये सिनेरियो टू सिनेरियो, केस टू केस वेरी करता है कि किस तरह के सिनेरियो में किस तरह का डिसीजन लेना है। आपका जो भी लेवल है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आप अपने उस कैलिबर के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता है कि रेजिग्नेशन हो गया या टर्मिनेशन हो गई, तो आपने कैसे, तो ये बड़ा सेंसिटिव सा केस इन्होंने सिनेरियो लिया है डॉक्टर साहब ने। इस तरह के केस में इसकी सेंसिटिविटी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली आप
आपको इसको हैंडल भी बड़ा टैक्टफुली करना है, क्योंकि र्यूमर्स बहुत फैलती हैं इस तरह के केसेस में। कुछ लोग जो जले चाहते हैं रेजिग्नेशन के बेस पे या टर्मिनेशन के बेस पे, तो वो अपनी सिंपैथीज लेने के लिए कुछ गलत चीज़ें फैला के पीछे छोड़ के जाते हैं, ताकि जो पीछे रह गए हैं लोग उनमें अनरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है, तो इसके लिए जो मेरे ख्याल में करना ये चाहिए कि एक तो इन्वेस्टिगेशन जब हो गई है, मैं स्पेसिफिक इसी सिनेरियो को डिस्कस कर रहा हूँ कि जब इन्वेस्टिगेशन हो गई है तो वो इन्वेस्टिगेशन एक तो बड़ी ट्रांसपेरेंट होगी, यकीनन हम उसी अजम्पशन पे चल रहे हैं और यकीनन होना भी ऐसे चाहिए। तो वो आप उसको डिटेल में अपने तमाम कोलीग्स के साथ जिनको आप एड्रेस करके जिनको आप काम डाउन भी करना चाह रहे हैं और जिनमें आप ये भी चाह रहे हैं कि कोई अनरेस्ट क्रिएट ना हो, तो वो पूरी इन्वेस्टिगेशन पहले ब्रीफ दे दें, डिटेल में जाए बगैर। आप ख़ुद बहुत ज़्यादा क्लियर हों। अभी आज़म ने एक बात की थी कि अगर वहाँ आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है और हो भी सकती है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपने जो भी पॉइंट्स आपने इस्टेब्लिश किए हैं उसको टर्मिनेट करने के लिए या उसे रेजिग्नेशन लेने के लिए आप उसके अंदर सॉलिड आपके पास सारे पॉइंट्स हों, ताकि आप अगले को सेटिस्फाई कर सकें। और एक मीटिंग लाजमी इस तरह के केसेस में बुलवानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक वो वाहिद टूल है जो लोगों को समटाइम यूनाइट भी रखता है। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आपने उसको टर्मिनेशन का लेटर पकड़ा दिया, रेजिग्नेशन का लेटर पकड़ा दिया, दैन तो वो होगी। इसके अंदर जो सबसे की एलिमेंट है वो है कम्युनिकेशन का। ये जो सबको बुला के बताने का जो मकसद होगा वो ये है कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है बेसिकली मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को, वो आप कम्युनिकेट कर सकें तमाम लोगों को। और उसके बाद जब एक तो यही एक आपका सक्सेस फैक्टर हो जाएगा उसके अंदर कि आपने तमाम लोगों को बुला लिया, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा कि आपने जो काम किया वो ठीक किया किसी। उसके बाद आपके पास वैलिड पॉइंट्स हों और आप तमाम लोगों के क्वेश्चंस उसको एक्सप्लेन करें, लोगों के क्वेश्चंस लें एंड देन उसको आंसर करें। ये भी बहुत ज़रूरी होगा, क्यों कि र्यूमर्स वही होती हैं जो कि लोगों के जहन के पीछे बैक ऑफ द माइंड जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो र्यूमर्स की शक्ल में फिर बाहर निकलते हैं। तो आप इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि लोगों के बैक ऑफ द माइंड जो क्वेश्चंस हैं कि ये क्यों निकाला गया, किसके साथ क्या हुआ, ताकि वो आपको बताएं और आप फिर उनको आंसर करें। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पॉसिबल क्वेश्चंस ले लेने चाहिए और उसके पॉसिबल पॉजिटिव आंसर दे देने चाहिए। तो ये इस सिनेरियो में आई थिंक ये एक ऑप्शन हो सकती है। थैंक यू। थैंक यू जी। सर पे पढ़ी हो तो फिर जवाब भी अच्छा आता। अच्छा, ऑलमोस्ट ये नेक्स्ट स्लाइड मिनोवान मुबीन साहब एक्सप्लेन करके। बाद में एक्शन लेने से बाद में एक्शन आपने, यानी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपने पूछ के नहीं करना दूसरों से, बल्कि मैनेजमेंट का अप्रूव्ड डिसीजन आपने कम्युनिकेट इसलिए करना है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी फैलाई हुई पीछे ना रह जाए। तो उस सेंस में जब आप एक्शन हो चुका, ठीक है, वो जा चुका या वो अभी आपके ऑफिस में है तो आप मीटिंग बुला लेते हैं। अब जो मेरा आंसर जो है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अब यही समझ लें कि अभी हम मीटिंग में बैठे हैं और एक एम्प्लॉई को हमने रिज़ाइन कर दिया या टर्मिनेट किया। तो सबसे पहले ये होगा, ये चीज़ ज़हन में रखें कि जिसको रिज़ाइन करवाया है या जिसको टर्मिनेट किया है उसको मीटिंग में नहीं बिठाना, वरना वो मीटिंग बजाते खुद एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसका इंटरेक्शन अब बाकियों से नहीं होने देना, वो ऑफिस में होगा, वहीं हिसाब किताब अपना क्लियर होगा, या रिज़ाइन लेना या टर्मिनेट लेना। तो वो अब इधर नहीं आएगा, क्योंकि जैसे वो वहाँ पहुँचा है मैनेजमेंट के डिसीजन की शक्ल में कि इससे रिज़ाइन ले लें या टर्मिनेट करवा लें, टर्मिनेट कर दें, तो उसका आपकी इस ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग से रिश्ता ख़त्म हो गया। तो वो मीटिंग में नहीं होना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब आप सबको इकट्ठा करते हैं तो पहले बताएं कि आप यहाँ जमा क्यों हैं। अक्सर लोग का ये होता है कि जब मीटिंग होती है तो उनको पता नहीं होता कि आए किस लिए हैं, और वो एंड तक बेचारे कन्फ्यूजन का, यानी सब कुछ सुन लेने के बाद ये
कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि मैं क्यों बैठा हूँ इस मीटिंग में। तो आप पहले ये बताएं कि हम सब यहाँ लोग जमा क्यों हुए हैं, ये प्रॉब्लम है, और आपको इसलिए बुलाया था कि आपको ब्रीफ कर दिया जाए ताकि पीछे कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो या कुछ भी ना हो। अब जब आप उसकी प्रॉब्लम बताएंगे, अच्छा दूसरी चीज़ ये जहन में रखनी है कि जब आप मीटिंग में वो केस डिस्कस कर रहे हो तो कोशिश करें उस आदमी की ज़ात को डिस्कस ना करें, उसके एक्शन को डिस्कस करें, क्योंकि बाद में यानी अगर आप उसकी गैर मौजूदगी में उस पर हमले कर रहे हैं कि उसकी तबीयत में ये था, उसमें ये था, उसमें ये था, तो जब वो उसकी प्रॉब्लम नहीं पकड़ी गई थी वो तब भी तो आपका हिस्सा था ना, तो उस वक्त काबिल बर्दाश्त क्यों हो गया। और दूसरा ये होता है कि फिर अफवाहें ये फैलती हैं कि उस मैनेजर की उस एम्प्लॉई के साथ कोई ज़ाती चपकिलश थी जिसके नतीजे में उसको बहाने से फारिग किया गया। तो जब भी आप किसी एम्प्लॉई की प्रॉब्लम को या उसके रेजिग्नेशन को या टर्मिनेशन को डिस्कस कर रहे हो तो उसने जो किया है उसको डिस्कस करें और मैनेजमेंट के डिसीजन को डिस्कस करें, उसकी ज़ात पे डिस्कशन ना करें, ताकि ये इंप्रेशन डेवलप ना हो कि आपकी या मैनेजमेंट की उस आदमी के साथ कोई ज़ाती तौर पे प्रॉब्लम थी। ठीक है, बस ये एक ऑपरेशनल प्रोसीजर है जिस पे अमल करना पड़ गया क्योंकि उसने एक वायलेशन की है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर की। अगर वो ना करता तो वो उसी तरह हमारे लिए डियर रहता जैसे वो पहले अच्छा, उसमें जब आपने एम्प्लॉइज़ के सामने प्रॉब्लम को डिस्कस करना है या प्रेजेंट करना है तो वो जो चीज़ कई लोगों के नज़दीक हो सकता है आपके डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ में वो प्रॉब्लम सिरे से हो ही ना, जिसको आप प्रॉब्लम समझते हैं हो सकता है कई लोग उस पर अमल कर रहे हों, सिर्फ नॉलेज नहीं होगा उनको। तो आपने मैनेजमेंट के जो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत वो प्रॉब्लम वो इशू आपने इवेलुएट किया और वो प्रॉब्लम डिक्लेयर हुआ, आपने उन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को भी प्रेजेंट करना मीटिंग में कि हमारे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स में ये नहीं होता, अगर कोई करता है तो ये प्रॉब्लम है या ये मिसकंडक्ट है, ताकि दूसरों के नॉलेज में हो कि अगर गलती से वो काम ये कर रहे हैं और अभी तक नहीं पकड़े गए और उनकी ओरिएंटेशन नहीं हुई या उनको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया गया तो वो मीटिंग एक तरह से उनकी डेवलपमेंट का बहाना भी बन जाए कि वो पकड़े जाने से पहले समझ जाएं कि इस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था, तो अगर हम गलत कर रहे हैं तो ठीक कर लें। तो आपने पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बता के उस मीटिंग में सबको बताना है कि ये जो इशू है जिसके ऊपर हम रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमें नज़र क्यों आया। तो प्रॉब्लम इसलिए नज़र आया कि इसके अगेंस्ट ये पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर जिसकी वायलेशन हुई है, ये तो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स क्लियर कर दें। फिर आपके पास रेजिग्नेशन भी टर्मिनेशन है, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन और ट्रांसफ़र, 3 ऑप्शन आपके पास हैं। या पनिशमेंट आप कर लें इसमें कोई भी, यानी उसी पोजीशन पे रहे पनिशमेंट हो जाए। तो आपके पास जो 4-5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं मगर दूसरे लोग सोच रहे हैं कि इसको अगर वार्निंग लेटर दे दिया जाता तो ये काफ़ी था, तो ये मैनेजमेंट ने बहुत सख्त एक्शन ले लिया। तो मुख्तलिफ अप्रूव्ड ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपने अडॉप्ट किया है डिसीजन में, आपने एम्प्लॉइज़ को ये भी बताना होता है कि ये ऑप्शन भी अवेलेबल थे मगर हमने इनको इसलिए अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि इनको अडॉप्ट करने से दूसरे अप्रूव्ड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स की वायलेशन हो जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे वो मैंने कहा मिसकंडक्ट की भी किस्में होती हैं। अगर गलती से कोई हो गया, कोई बर्तन टूट गया या आपने किसी को मैसेज देना था सीनियर को नहीं दे पाए, तो ये गलती है ये भी। मगर अगर आपने चोरी की या किसी पे हाथ उठाया तो ये भी प्रॉब्लम है और ये क्राइम में आते हैं बाज़ बात। तो अब वो नेचर बदल जाएगी मिसकंडक्ट की। जब नेचर बदल जाएगी तो जो अप्रूव्ड ऑप्शंस हैं वो इसीलिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नेचर ऑफ मिसकंडक्ट के हवाले से जितना हल्का कोई जुर्म होगा काबिल बर्दाश्त, फिर उतनी हल्की सज़ा भी रखी हुई है। तो सबसे हल्की सज़ा वर्बल वार्निंग है, फिर उससे ज़रा ज़्यादा सख्त यह है कि आप उसे माफ़ीनामा लिखवा के फ़ाइल में रख लें मगर उसको मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिटर्न ना दें। फिर उससे सख्त है कि आप उससे माफ़ीनामा भी लिखवाएं, मिसकंडक्ट रिपोर्ट बनाएं और प्रॉपर वार्निंग लेटर दे दें। फिर उसके बाद सस्पेंशन और इसकी आगे बढ़ती जाती है। तो एंड वाला ऑप्शन जो है वो रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन होता है, और रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन से नीचे का जो ऑप्शन है वो ट्रांसफ़र हो जाता है आपका। तो वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। तो आप जो भी आपने डिसीजन लेना है, जो डिसीजन अडॉप्ट किया है, आप ये बताएं कि मेरे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल थे मगर मैनेजमेंट ने इन सारे ऑप्शन को छोड़ के ये ऑप्शन इसलिए अडॉप्ट किया कि उसकी ये रीज़न है, ताकि एम्प्लॉइज़ को पता हो कि अगर दूसरे ऑप्शन मैनेजमेंट ने इस्तेमाल नहीं किए तो क्यों नहीं किए। एक तरह से इस तरह की मीटिंग जब होगी तो एक तरह से उनकी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का ज़रिया भी बन जाएगी।